वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में आज हम कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य ये पूरा लेसन कवर करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कार्य देखते हैं कि कार्य आखिर क्या होता है। तो कार्य क्या होता है भाई, देखिए कार्य की माप, जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो आपका कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करते हैं तो जो लगाया गया बल है और जो विस्थापन है, वस्तु का जो विस्थापन है, इन दोनों के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कार्य कैसी राशि है, तो कार्य अदिश राशि है, इसे आप याद रखेंगे। और इसका जो एसआई मात्रक है ये आपका जूल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है रेलवे में कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। और कार्य क्या होता है, तो कार्य हमारा बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य कैसी राशि है, तो कार्य अदिश राशि है। जो कार्य होता है, कार्य को हम कहते हैं वर्क। हमारा जो कार्य है, कार्य को हम कहते हैं वर्क। और इसीलिए जो हमारा कार्य होता है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बल होता है ये फोर्स होता है, इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका विस्थापन होता है ये आपका कैसा है, तो विस्थापन को आप D से डिनोट करते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे D हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको कुछ इस तरीके से भी कार्य लिखा मिलता है, W = F.D। इस प्रकार से भी आपको कार्य लिखा मिल जाता है। ये डॉट का क्या मतलब है, तो ये जो गुणा होता है, जो हमारी फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, इसमें जो ये गुणा होता है ये दो प्रकार का होता है। जो राशियों का जो गुणनफल होता है, भौतिक राशियों का गुणनफल, तो ये गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है सदिश गुणन, एक होता है सदिश गुणन, और दूसरा हमारा होता है अदिश गुणन। जो सदिश गुणन होता है इसका जो गुणा हम करते हैं वो कुछ नियमों के तहत करते हैं, लेकिन जो अदिश गुणा होता है ये हमारा सामान्य नियम, जैसे हम गुणा करते हैं अक्सर वैसे ही होता है। बस यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब ये क्रॉस आपको लगा मिले तो इसका मतलब होता है सदिश गुणन, और जब ये आपको डॉट जैसा ऐसा लिखा मिले तो ये आपका हो जाता है अदिश गुणन। और अगर दो राशियों का अदिश गुणन हो रहा है, मान लीजिए ये कोई R है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, और ये A और इसके बीच में क्या लगा है, डॉट, और ये आपका B लगा हुआ है। तो ये जब डॉट हटता है तो ये आपका हो जाएगा AB cos थीटा। यहाँ पर एक फैक्टर जुड़ जाता है और वो क्या जुड़ जाता है, cos थीटा जुड़ जाता है। तो इसी बात को आप याद रखेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, F.D है। अगर ये F.D है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो, यहाँ पर जब आपका ये डॉट हटेगा तो ये हो जाएगा F.D cos थीटा। तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। यदि विस्थापन थीटा कोण पर हो रहा है तो इसका जो फार्मूला हो जाता है वो आपका W = F.D cos थीटा हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो कार्य होता है ये कार्य आपका कितने प्रकार का होता है। तो कार्य के प्रकार भी होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, जो हमारा ये पहला प्रकार है कार्य का, इसमें अगर देखा जाए तो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम F बल लगा रहे हैं।
F बल लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्षैतिज डायरेक्शन में ये F बल हम लगा रहे हैं। और ये जो वस्तु है यहाँ से, ठीक है, ये A पोजीशन है, यहाँ से उठकर ये B पोजीशन पर वस्तु आ जाती है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा D है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है तो यहाँ पर जो आपका कार्य होगा वो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू D हो जाएगा, F इंटू D हो जाएगा। और इस प्रकार के कार्य को हम कहते हैं धनात्मक कार्य। ये हमारा होता है धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, ये हमारा हो जाता है धनात्मक कार्य। दूसरा, अगर इसको हम बोलते हैं आनत तल, ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम कहते हैं आनत तल। तो अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको हम ये विकर्ण के अंदिश अगर इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये जो इंक्लाइंट है इसका जो कोण है वो कैसा है, थीटा है। अगर तो यहाँ पर जो कार्य होगा, यहाँ पर ये जो कार्य होगा तो ये कार्य आपका क्या हो जाएगा, तो ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी W इक्वल टू हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो हो जाता है किसी आनत तल पर जो कार्य होता है वो आपका हो जाता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दूसरा प्रकार है, ये कार्य का पहला प्रकार हो गया धनात्मक कार्य, और ये दूसरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक कार्य। दूसरा जो हमारा कार्य का प्रकार है वो है ऋणात्मक कार्य। ये ऋणात्मक कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक कार्य मान लीजिए कि कोई मजदूर अगर छत से, ये आपकी सीढ़ी बनी हुई है, ये जो है ये क्या है, सीढ़ी है। तो इस प्रकार की सीढ़ी पर, अगर इस प्रकार की सीढ़ी से कोई व्यक्ति या कोई मजदूर छत से बोझा उठा करके और नीचे की तरफ ला रहा है, तो ये तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो तो नीचे की तरफ हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो बोझा होगा वो उसके सिर पर होगा, और सिर पर जो बोझा होगा वो क्या होगा, वो अपवर्ड, जो वो फोर्स लगाएगा बोझे पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। मान लीजिए कि कोई ये व्यक्ति है आपका, और ये व्यक्ति कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और इसके सर पर जो है वो बोझा है, ये बोझा। तो ये जो बोझे पर जो ये फोर्स लगा रहा है वो तो अपवर्ड लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना। लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो अगर यहाँ से हम देखें तो W बराबर हमारा हो जाएगा F इंटू डी, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस ये हो जाएगा F इंटू डी, और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 180। और कॉस 180 का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, तो कॉस 180 का मान -1 होता है, इसलिए ये आ जाएगा F इंटू डी। तो ये हो जाएगा W बराबर -F इंटू डी। तो ये जो हमारा कार्य हो जाता है ये हमारा कार्य ऋणात्मक हो जाता है। तो पहला तो कार्य हो गया हमारा धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य हो जाता है, और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा हमारा होता है जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि फोर्स अप डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्षैतिज डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इनके बीच जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो वर्क होगा W इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, F इंटू डी, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, cos 90। और ये cos 90 क्या होता है, यहाँ पर ये लंबवत हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। और cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है 0, इसलिए ये जो W हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कोई लंबवत डायरेक्शन में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका जो परिमाण आता है वो शून्य होता है, या इसको हम शून्य कार्य कहते हैं, शून्य कार्य। और ये शून्य कार्य कब होता है, तो ये लंबवत डायरेक्शन में होता है। ये कब होता है,
तो ये लंबवत डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये कार्य के प्रकार हो गए। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह देता है कि एक कुली बस या ट्रेन से जो बोझा है वो अपने सर पर उठा करके और जब चलता है तो देखो ये जब बोझा अपने सर पर उठाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कोई कुली हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर कोई कुली हो गया। ठीक, और इसने अपने सर पर क्या उठा रखा है, बोझा उठा रखा है। और जब बोझा उठा रखा है तो इस बोझे का जो बल जो लगाएगा वो अपवर्ड लगाएगा। और मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट ये डी कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जब 90 हो जाएगा तो W = आपका FD और cos 90। तो ये cos 90 ये इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी रेलवे में पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया कार्य। कार्य कितने प्रकार का होता है, तो नंबर 1 आपका धनात्मक कार्य होता है, नंबर 2 आपका शून्य कार्य होता है, शून्य कार्य, और एक आपका होता है ये आपका होता है ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य कब होता है, तो इसकी कंडीशन आप देख लीजिए, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य की कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या होगी ऋणात्मक कार्य की। तो ये ऋणात्मक कार्य जब थीटा क्या होगा, थीटा ये आपका, ठीक है, ये जो थीटा होता है ये थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। जब थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 तक, है ना, 180 तक, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर कार्य जो होगा आपका वो ऋणात्मक कार्य होगा। शून्य कार्य आप जानते हैं, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो तो आपका कार्य शून्य हो जाता है। और धनात्मक कार्य कब होता है, तो धनात्मक कार्य थीटा = आप 0 रख सकते हो। तो ये आपका धनात्मक कार्य हो जाएगा। ये आपकी 3 कंडीशन है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा की जो डेफिनेशन होती है, ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है इसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा भी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। अगला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि इसका भी जो SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक, तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है ये भी जूल होता है। तो कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगली चीज़, ये जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या हो सकती है, ये स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो सकती है आपकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। दूसरी आपकी गतिज ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है। तीसरी अगर हम बात करें, अगर सूर्य से कोई ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर हवा से ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसको पवन ऊर्जा कहते हैं, इसको पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा कहते हैं। जो आपने सुना है कि नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उसको हम नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी जो हम बोल रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हमारी ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। तो ये ऊर्जा जो होती है ये कई स्वरूप में पाई जाती है। ऊर्जा कोई एक रूप नहीं होता है, ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं। तो ये आपकी ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो कार्य से, ठीक है, जो कार्य से ऊर्जा मिलती है, यदि हम
किसी वस्तु पर कार्य करें, ठीक है, तो कार्य से जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, वो या तो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। कार्य के द्वारा दो प्रकार की ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, स्थितिज ऊर्जा और दूसरी हमारी होती है गतिज ऊर्जा। ये दो प्रकार की ऊर्जा कार्य से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये दोनों ही ऊर्जाएं क्या कहलाती हैं? तो इन दोनों ही ऊर्जाओं को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। मतलब कहीं पर अगर स्थितिज ऊर्जा है तो उसको भी हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, और गतिज ऊर्जा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग भी क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मतलब कार्य करने के फलस्वरूप जो ऊर्जा कार्य के द्वारा हमको प्राप्त होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं ये गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है या विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन अगर चल रही है तो उसमें गति है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर पानी बह रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। बहता हुआ पानी, अगर पूछ ले कि नदी में बहता हुआ जल या पानी, ठीक है, में ऊर्जा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो क्योंकि ये जो जल है वो आपका बह रहा है, अगर जल बह रहा है तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ये कैसी ऊर्जा होगी? ये गतिज ऊर्जा होगी। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, पूछ लेता है कि यदि या डैम में, है ना, डैम या बांध या, हाँ, तो बांध के द्वारा रोके गए जल में ऊर्जा। तो अगर वो जल रुका हुआ है, बांध के द्वारा रोका गया है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें आपकी जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ये जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो m होता है ये आपका क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान। मतलब कोई वस्तु जो गतिमान अवस्था में है उसका द्रव्यमान अगर m है और उसकी जो चाल है ना, तो उसी वस्तु की अगर जो चाल है वो v है, वस्तु की चाल अगर v है, तो जो फार्मूला गतिज ऊर्जा का हो जाता है वो हो जाता है K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि चाहे ऊर्जा चाहे जो भी हो, ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो जूल ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा, तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए, ठीक है,
एक तो अभी हमने बता दिया आपको कि अगर डैम के द्वारा जो पानी रोका जाता है नदियों में या बड़े बड़े जो डैम बने होते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ लेता है कि कोई वस्तु मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु आपकी स्थित है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर यहाँ पर कोई वस्तु आपकी स्थित है, और इसका द्रव्यमान क्या है, m है, और इसकी जो पृथ्वी से जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, h है, ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई h है। तो आप जानते हैं कि इस वस्तु पर नीचे की तरफ एक त्वरण लगता है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, g कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसे। तो अब आपको ये याद रखना है कि पूछ लेगा कि h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा तो ये ऊर्जा क्या होती है आपकी, तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है, U से इसको डिनोट करते हैं, ये हो जाता है m गुणे g गुणे h, है ना, या इसी को आप mgh लिख लेते हैं, mgh, है ना। m आपका क्या हो गया, तो m आपका द्रव्यमान हो गया, और g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो आपका h है वो क्या है, ऊंचाई, वो जो आपका पिंड है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये आपकी ऊंचाई हो जाता है। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो mgh हो जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक आपका होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, ठीक है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है या परिवर्तित होती है, ठीक है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, ठीक है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये पॉइंट है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे, मतलब उसमें कोई भी अगर हम कहें कि कोई भी जो परिवर्तन है वो परिवर्तन सिर्फ क्या होगा, उसके रूप का परिवर्तन होगा, उसके परिमाण में परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से जो विश्व की संपूर्ण ऊर्जा है उसका परिमाण स्थिर रहता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब आइए देखते हैं इसके आगे ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि ऊर्जा मतलब जो यंत्र होते हैं, कुछ हमारे उपकरण होते हैं जो एक ऊर्जा को, हमने अभी कहा कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ यंत्र होते हैं, जैसे पहला है डायनमो। तो डायनमो क्या करता है, तो डायनमो हमारा जो होता है, डायनमो को आप जानते हैं कि जो जनरेटर होते हैं उसमें जो अल्टर लगा होता है वही उसी का एक रूप है ये आपका डायनमो। तो ये क्या करता है कि इसको किसी इंजन की सहायता से या किसी की सहायता से भी इसको घुमाया जाता है। तो घुमाने में हमने अभी कहा कि जब घुमाया जाता है मतलब वो क्या होता है, चलता है, उसमें गति होती है। तो गति से क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये जो डायनमो या अल्टर, चाहे डायनमो पूछ ले और चाहे आपसे अल्टर पूछ ले,
ये आप याद रखेंगे कि यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण करता है। मोमबत्ती से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती में क्या होता है, तो मोमबत्ती में आपका होता है जो केमिकल होता है ना, और केमिकल को हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, तो रासायनिक ऊर्जा। मतलब जो मोम होता है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, और रासायनिक पदार्थ में जो ऊर्जा रहती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, जब मोमबत्ती को जला देते हैं तो प्रकाश होने लगता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, प्रकाश में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश में या प्रकाशीय ऊर्जा में। यहाँ से क्वेश्चन कुछ आते हैं, वो हम आपको बता देते हैं मोमबत्ती से। मोमबत्ती या जिसको आप कैंडल कहते हो, यहाँ से जो क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछता है वो क्वेश्चन आप जान लीजिए कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, कह देता है कि ये मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मोमबत्ती का जलना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, मोमबत्ती का जलना। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है और कह देता है आपसे मोमबत्ती का पिघलना। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देगा तो उसका आंसर बदल जाएगा। तो मोमबत्ती का पिघलना मतलब जो मोम होता है, जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है। वो मोम पिघलता है तो वो मोम ही के फॉर्म में रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो मोम सॉलिड होता है वो पिघल करके किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है। मतलब ठोस अवस्था से किस में चला जाता है, द्रव अवस्था में चला जाता है। लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ भौतिक अवस्था बदलती है। तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन ये घुमाता है और इस प्रकार से कंफ्यूज करता है। आपको याद रखना है कि अगर मोमबत्ती का पिघलना कहे तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना कहे तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन आप जानते हैं कि माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये जब बोलते हैं तो ये जो माइक्रोफोन होता है ये हमारी ध्वनि होती है, तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये किस में बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोफोन का कार्य हो जाता है कि ये ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ये लाउड स्पीकर का क्या करता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है ये वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में बोलने के लिए भी हमको माइक की आवश्यकता पड़ती है। वो माइक ही हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोफोन कहलाता है। जो हम मोबाइल से बात करते हैं तो उसमें भी जो छोटा सा वो फ़ोन लगा रहता है, ठीक है, वो माइक्रोफोन होता है। तो ये जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वही लाउड स्पीकर क्या करता है कि वैद्युत ऊर्जा को वो फिर से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसी प्रकार जो सोलर सेल होती है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सौर ऊर्जा होती है। जो सोलर सेल होता है ये क्या होता है, सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को, जो सोलर प्लेट होती हैं, सोलर सेल का मतलब ये सोलर प्लेट, तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो सोलर प्लेट या सोलर सेल ये जो बनती हैं, ये किसकी बनी है तो होती हैं, तो ये आपकी बनी होती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती हैं, है ना। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती हैं ये जो सोलर सेल होती हैं।
अच्छा, ट्यूबलाइट क्या करता है? तो ट्यूबलाइट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये ट्यूबलाइट क्या करता है, प्रकाश देता है। लेकिन प्रकाश किससे देता है? जब हम इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं, वैद्युत से कनेक्ट करते हैं। मतलब ये जो वैद्युत ऊर्जा को, ट्यूबलाइट जो है वैद्युत ऊर्जा को, हाँ, वैद्युत ऊर्जा को ये आपका बदल देता है। किसमें बदल देता है? वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर ये डायनमो का अपोजिट हो जाता है। जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करती है? जब मोटर को हम विद्युत से जोड़ते हैं, मतलब इसमें क्या जाती है, तो इनपुट क्या होता है? विद्युत होता है। इनपुट हमारा विद्युत होता है, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। लेकिन आउटपुट क्या होता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा, वो मोटर में क्या होने लगती है? गति होने लगती है, मोटर वो घूमने लगती है, ठीक है। तो ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है हमारा विद्युत मोटर। ये विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब आप क्या करता है? तो वैद्युत ऊर्जा को, ये भी प्रकाश देता है, तो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा में, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, जब विद्युत को, ये बल्ब को आप जलाते हैं तो बल्ब कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म का मतलब होता है कि यहाँ से ये उष्मा में भी कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उष्मा में परिवर्तन इतना अधिक नहीं होता है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। मान लीजिए कि अगर प्रकाश ऊर्जा ऑप्शन में ना आए और उष्मा लिखा हो तो आप उष्मा को भी टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल को ही हम कहते हैं बैटरी, ठीक है। जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं बैटरी, जो हमारी मोटर बाइक वगैरह हैं या जो आपके 4 व्हीलर वाहन हैं उनमें जो बैटरी लगी होती है, तो इसी को विद्युत सेल कहते हैं। जो हमारी वॉच होती है, घड़ी होती है, उनमें जो सेल पड़ी होती हैं, तो इन्हीं को विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। और यही आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो बैटरी बोलते हैं। तो ये विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल आप जानते हैं कि इसको चार्ज किया जाता है। तो चार्ज करने का मतलब है कि ये जो विद्युत ऊर्जा है ना, और दूसरी चीज़, जब विद्युत ऊर्जा उसको देते हैं तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। और वही जब चार्ज हो जाती है तो उसमें जो केमिकल भरा होता है, जैसे H2SO4 है या कोई अन्य अपघट्य है, तो ये क्या करता है? ये जो रासायनिक ऊर्जा होती है, भाई विद्युत बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है, उस केमिकल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसको हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो ये जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। किसमें रूपांतरण करता है? वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ये किसका काम होता है? विद्युत सेल का काम होता है। एक बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन कि ये पूछ लेते हैं सितार, है ना, सितार। तो सितार क्या करता होता है? तो सितार में आप जानते हैं कि इसमें क्या लगे होते हैं? पतले पतले तार लगे होते हैं, और उन तारों में क्या किया जाता है? गति उत्पन्न की जाती है। तो जब उसमें गति उत्पन्न करते हैं तो वो ध्वनि हमको देता है, ठीक है, वो सितार बजता है। मतलब जो तारों में गति उत्पन्न करेंगे, गति से क्या मतलब है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ये जो सितार होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका हो जाता है ऊर्जा का रूपांतरण। तो विभिन्न स्रोत होते हैं या उपकरण होते हैं जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल देते हैं। तो उसी में से ये कुछ आपके उपकरण है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट हमारा है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से अभी हमने आपको पढ़ाया कि ये क्या होता है? K होता है, K बराबर 1/2 mv², है ना, mv²। ये क्या हो जाता है? तो ये हमारा होता है संवेग। ये हमारा क्या होता है? संवेग होता है। अब जरा यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो आपका 1/2 mv² के बराबर ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ये गतिज ऊर्जा है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम m से क्या कर देंगे? ऊपर गुणा कर देंगे और m से ही भाग कर देंगे। m का मतलब है द्रव्यमान। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? तो k = हो जाएगा, ये m का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ठीक है। मतलब k = आपका हो जाएगा mv और इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2m।
अच्छा P बराबर क्या होता है, यही तो होता है संवेग, P बराबर mv है ना, यही P ही आपका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, ये संवेग कहलाता है। इसका मतलब K इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा है तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो गया। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि K इक्वल टू इस प्रकार का ऑप्शन दे दे, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, तो शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, तो शक्ति या सामर्थ्य, ठीक, तो क्या होता है भाई शक्ति या सामर्थ्य, तो कार्य करने की दर को, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति, ठीक है, शक्ति मतलब क्या हो जाता है, पावर है ना, पावर, तो शक्ति, ठीक है, या इसी को सामर्थ्य कहते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि जहां पर भी टर्म आ जाए दर, इसका मतलब होता है को सामर्थ्य कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम उस राशि को T से डिवाइड कर देते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T है ना, मतलब ये आपका क्या हो जाता है, ठीक है, P का मतलब हो गया पावर या शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय अंतराल या समय, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, इसका SI मात्रक जो होता है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। हाँ, SI मात्रक शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका अन्य मात्रक भी होता है, किलोवाट, ये भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। मेगावाट, मतलब जिसमें भी आपका वाट लगा होगा, मेगावाट है ना, तो ये भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हॉर्स पावर या अश्व शक्ति जिसको कहते हैं, अश्व शक्ति, ठीक है, ये भी इसका मात्रक होता है, अश्व शक्ति ये भी, ठीक है। तो आदि इसके अन्य मात्रक हैं, आदि इसके अन्य मात्रक हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ से और याद रखना कि एक हॉर्स पावर, ठीक है, या अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाता है शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है। अगर हम मेगावाट की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, चलो 1 किलोवाट की बात कर लेते हैं। 1 किलोवाट KW बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। अगर 1 मेगावाट की बात करें, 1 मेगावाट MW मेगावाट, तो 1 मेगावाट बराबर होता है आपका 10⁶ वाट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहीं पर एक अन्य मात्रक भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर यहाँ पर जैसे वाट घंटा कह दे, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वाट घंटा, ठीक है। तो ये वाट घंटा हो गया या किलोवाट घंटा हो गया, ये भी बहुत पूछा जाता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट और ये घंटा, ठीक है। तो अगर ये लगा देता है तो ये दोनों ही मात्रक आपके काहे के हो जाते हैं, तो ये ऊर्जा के मात्रक होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों, अगर ये घंटा लगा है, वाट घंटा या किलोवाट घंटा, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम देख लेते हैं।
जैसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारा है कि एक मशीन की सामर्थ्य 8 वाट है, ठीक है। मतलब ये P इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 8, ठीक है, वाट दे रखा है। P इक्वल टू 8 वाट दे रखा है। और कह रहा है कि यह मशीन 1 मिनट, मतलब यहाँ पर समय दे रखा है, T इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब क्या है, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना कार्य करती है, तो कार्य निकालना है। तो अभी एक फार्मूला आपने पढ़ा था, P इक्वल टू W/T। तो यहाँ से अगर देखें कि W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा P इंटू T हो जाएगा। तो P कितना है, तो P आपका 8 है और T आपका कितना है, 60 है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, तो ये आपका हो जाएगा 480, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 480 जूल। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि 5 किलोवाट शक्ति वाली मशीन द्वारा 25 मिनट तक कार्य किया जाता है, कृत कार्य की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर ये कितना दे रखा है, ये शक्ति दे रखा, शक्ति का मतलब P दे रखा, P कितना है, 5 किलोवाट। तो अभी हमने बताया कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000, क्या हो जाएगा, 5000 वाट हो जाएगा, 5000 वाट। और जो T है आपका समय, वो कितना है, तो समय आपका हो जाएगा 25 मिनट, 25 मिनट हो जाएगा। तो 25 मिनट का मतलब ये है कि 25 गुणे 60, 25 गुणे 60, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो ये 1500 क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। निकालना क्या है, कार्य निकालना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने कहा कि P इंटू T हो जाएगा। तो P का मतलब हो गया 5000, 5000 और T का मतलब हो गया 1500, 1500, तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। और आगे आपके 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, किलो जूल में ऑप्शन है। तो किलो जूल का मतलब है कि इसको 1000 से आप भाग कर दो, तो मतलब 3 जीरो आप पीछे से हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7500, ठीक है, 7500 किलो जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 7500 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा कि एक यात्री कंधे पर 5 किग्रा का एक बैग लटकाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, और ये ट्रेन का इंतजार कर रहा है। बैग लटकाए यात्री द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो अभी हमने कहा कि ये मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है और इसके सिर पर आपका क्या है, बोझा है, ठीक है। अब बोझा है तो बल तो लग रहा है, लेकिन इसके द्वारा जो विस्थापन है वो खड़ा है ना, विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। जब विस्थापन जीरो हो जाएगा तो आपका कार्य बराबर क्या होगा, F इंटू डी, और F इंटू डी क्या हो जाएगा, F तो आपका कुछ ना कुछ होगा, चलो, लेकिन यहाँ पर जो आपका D है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें ऑप्शन आपका, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका है नहीं, एक ऑप्शन यहाँ से बदल लेते हैं, ये शून्य कर लो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन आपका शून्य है, विस्थापन नहीं है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 50 किग्रा का एक पिंड 5 मीटर तक विस्थापित होता है। मतलब यहाँ पर जो m है वो कितना हो गया, 50 किग्रा हो गया, और मीटर मतलब ये जो d आपका है वो कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 5 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। यदि पिंड का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हो, मतलब a इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है, कार्य की गणना कीजिए, कार्य। तो कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी, और F आप जानते हैं F क्या होता है, MA होता है, MA, तो इंटू डी हो जाएगा। M का मान 50 दे रखा है, A का मान 10 दे रखा है और D का मान 5 दे रखा है, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2500 जूल, है ना, कितना हो जाएगा, 2500 जूल। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन पहला ही जो है वो सही हो जाएगा। तो ये तो आपकी कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य की क्लास थी। यही क्वेश्चन अक्सर रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमने 40-45 मिनट में इसको पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।